हेलो एवरीवन। तो कई सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि सर 2024 नीट आने वाला है। तो क्यों हम ना एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ऑडियो लेक्चर पे बातें करेंगे। क्योंकि मैंने पिछले बार बहुत सारे चैप्टर्स का बनाया था और बच्चे ने बोला सर वो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो बच्चा, 1 आवर में वो चैप्टर आपके दिमाग में होना चाहिए ना। जैसे फोटोसिंथेसिस बच्चा मॉलिक्यूलर बेसिस है, ये बड़े चैप्टर्स है, तो उसके कॉन्सेप्ट 1 आवर में रिवाइज तो करना होना चाहिए ना। तो हम इस बार एक सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें कोशिश करेंगे, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सारे चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन का 1 आवर के अंदर में लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा ना। तो चलिए आज हम लोग एक स्टार्ट करते हैं और एक डिफिकल्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि बच्चों का डिमांड था, क्यों ना सर फोटोसिंथेसिस 1 घंटे में किया जाए। हालांकि ये बच्चा थोड़ा पॉसिबल तो मुझे तो नहीं लग रहा कि 1 घंटे में होना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको पूरा देगा ना। चलिए, अब बच्चा बोलता है कि सर क्यों ना हम पूरा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करें। देखिए आपके पास में फोटोसिंथेसिस का एक इमेज हो, ब्रेन में बच्चा हर चीज चैप्टर का एक इमेज होना चाहिए, हो क्या रहा है, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी से रिलेट करे लाइन बाय लाइन, चीजें बड़ा क्लियर हो जाएगी। तो मैं एक सिंपल सा पूछता हूँ कि एक आपको बच्चा एक फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या नॉलेज है। कल होगा आपको बोला कि चलिए आपको बताइए भाई, अपने छोटे भाई को पढ़ाना है या क्लासरूम में आपको रिप्रेजेंट करना है फोटोसिंथेसिस, कैसे बताओगे एक सिंपल लैंग्वेज में ना। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। तो जैसे बच्चा फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो किसका पढ़ना है, हायर प्लांट का। तो बच्चा आप एक प्लांट ले लो ना, एक आप हायर प्लांट ले ले। मान लो बच्चा आम का पेड़ के पास गए और उनसे बोला ये बताइए प्लांट साहब, आप फोटोसिंथेसिस मुझे सिखा दीजिए। तो प्लांट बोलेगा कि देखिए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है पहले बताओ। तो हर बच्चा बोलता है सर लीफ में होगा ना। थोड़ा बच्चा गड़बड़ है इस क्वेश्चन ना। लीफ में होगा ये तो बचपन से पढ़ा है ना, लेकिन हम तो थोड़े से 11th क्लास में है, रिपीटर बैचेस में। तो आपको इतना तो मालूम होगा, प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन है उनमें क्लोरोप्लास्ट है, उनमें क्लोरोफिल है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो बेस्ट आंसर है बच्चा कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। हालांकि लीफ गलत नहीं है, लेकिन अदर पार्ट भी प्लांट के फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन पार्ट भी करता है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, अब देखेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर कौन कौन सा पार्ट है। लीफ तो हमें दिख रहा है आम के पेड़ में, लेकिन सोचो बच्चा जब वो आम का पेड़ हरे रंग का था, यंग स्टेज में था, तो जब स्टेम बच्चे बड़े सॉफ्ट से थे, यंग स्टेम बड़े सॉफ्ट से थे, क्या वो ग्रीन कलर का नहीं था? हाँ सर, यानी वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। आपने फ्लावर में बच्चा कैलिक्स नाम सुना है? हाँ सर, वो भी आपका फोटोसिंथेसिस में करेगा ना। और अपने बच्चा अगर यंग फ्रूट को देखा है, अनराइपेंड फ्रूट, हाँ तुम बोलते हो ना ओवरी से फ्रूट बना है, तो जब बच्चा यंग फ्रूट है आपने देखा होगा कच्चे ही रंग का तो होता है। आम देखा है ना आपने, खाया ना, आम हो, ठीक है, एप्पल देख लो हरे रंग का होगा, बनाना देख लो हरे रंग का होगा। जो भी फ्रूट्स होते हैं ना यंग फॉर्म में, अनराइपेंड फॉर्म में, तो वो बच्चे हरे रंग के होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाद में बच्चा वहां पास कलर चेंज हो जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट बच्चा कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। ये क्वेश्चन भी आता है कि आपने मिर्च खरीद ला के लाया हरे रंग का, फ्रिज में रखा तो वो लाल रंग में हो गया, टमाटर हरे रंग का लाया था वो लाल रंग में हो गया, जो आपने बनाना खरीदा था वो बच्चा आपने हरे रंग का, वो पीले रंग का हो गया, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया बच्चा क्रोमोप्लास्ट में। तो ओल्ड स्टेज में यानी मैच्योरिटी पे फ्रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो क्यों आया कलरफुल? क्योंकि बच्चा उसको फ्रूट को डिस्पर्स कराना है ना। अगर हरे रंग का लीफ है, हरे रंग का फ्रूट है, तो कैसे आप पहचानोगे? कोई भी बर्ड्स कैसे खाएगा, कैसे भी एनिमल्स को पता चलेगा? तो कोई ना कोई अट्रैक्टिव कलर चाहिए ना, इसलिए वहां पर बच्चे चेंजेस आ जाते हैं ना, और वो कलर को चेंज करके क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया ना। चलिए, अब बोलेंगे सर कि चलिए सर मेनली कहाँ होता है सर, लीफ। ये बच्चा सबको मालूम, लीफ का एक स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा, तो लीफ में बच्चा मिलते हैं अपर एपिडर्मिस ना, प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह से बच्चा लोअर एपिडर्मिस है। आपके पास एनसीईआरटी बुक है ना, देखिए। तो एनसीईआरटी का पहला पेज जो कवर है वो बच्चा हो गया अपर एपिडर्मिस, जो लास्ट पेज है वो बच्चा लोअर एपिडर्मिस, बीच में बच्चा यहाँ पर मिडिल में सेल होंगे, नाम मीजोफिल। देखिए आपको याद आ रहा है ये कौन सा मीजोफिल है, आप लिखो तो मैसेज में। तो ये सर पहली सेट है, और नीचे में बच्चा स्पॉन्जी है, याद आ रहा है, खोखले होते हैं, थोड़े से लूज होते हैं, एनाटॉमी याद कीजिए ना आप लोग, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे, यहाँ पर कुछ होते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड द फ्लोएम। ये बच्चा फोटोज में पार्टिसिपेट नहीं करते,
मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जाइलम तो डेड टिश्यू है बच्चे, कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा? फ्लोएम को खाना ले जाना है, क्यों फोटोसिंथेसिस करेगा? जाइलम फ्लोएम को कवर करने के लिए होता है बंडल सीथ। बच्चा बोलता है क्या बंडल सीथ फोटोसिंथेसिस करता है, आप बताओ। तो मैं बताऊंगा बच्चा जब C4 प्लांट पढ़ाऊंगा, अभी बहुत दूर है C4 प्लांट, तो वहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक बंडल सीथ सेल होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होते हैं, ग्रीन होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। नॉर्मली अगर प्लांट बोले तो बच्चे नॉर्मल प्लांट C3 प्लांट है, इनके अंदर में जो बंडल सीथ सेल है, कोई क्लोरोफिल नहीं, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो अगर आंसर आपसे पूछा जाए क्या बंडल सीथ करते हैं, आप बोलेगा नो, नो नहीं करते। अगर करेंगे तो मैं आगे में C4 प्लांट में आपको मेंशन कर दूंगा, बंडल से सेल नहीं करते। तो सर फोटोसिंथेसिस करता कौन है? एकमात्र सेल है बच्चा जो मीजोफिल सेल है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, इसके अलावा कोई भी सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा लीफ के अंदर में। बच्चा पूछता है सर इपिडर्मिस करता है क्या? नहीं बच्चा नहीं करता। हालांकि इपिडर्मिस के ही मॉडिफाइड फॉर्म से, मॉडिफिकेशन से बच्चा बनता है गार्ड सेल, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, एनसीईआरटी के लाइंस को पढ़िए, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बट दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनमें रुबिस्को एंजाइम नहीं होते। तो मैं पूछूं लीफ में एकमात्र सेल जो फोटोसिंथेसिस करता है, आप लिख करके आना बच्चा MSC मीजोफिल सेल, ठीक है। इसके अलावा कोई सेल फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एपिडर्मिस के सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। एनाटॉमी का फिगर निकालो एनसीईआरटी में, वहां बच्चा एपिडर्मिस को नहीं बनाया ग्रीन कलर का, प्रूफ होता है जो मीजोफिल सेल एकमात्र है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस करता है। चलिए हो गई। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में देखिए ध्यान से ना कि सर जो मीजोफिल सेल में कहां होता है फोटोसिंथेसिस, ये मीजोफिल सेल है, कहां होगा? तो मीजोफिल सेल बच्चा एक सेल है, ये बच्चा बीच में वैक्यूल्स होंगे, और वैक्यूल के चारों तरफ बच्चा ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे। सर क्लोरोप्लास्ट का नंबर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लीजिए बच्चा 30 to 40 क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में ही बच्चा होगा फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी पूछा, याद है आपको, कि सर क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसे होगा? तो अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है बच्चा, यानी नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिर रहे, पर यूनिट एरिया ज्यादा आ रहा है, देखिए ना फोटोन मैंने ज्यादा बनाया, तो ये मीजोफिल सेल है ना, ग्रीन वाला, तो सारे क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये रेड कलर वाले सभी के सभी बच्चे ऐसे जो वॉल है, वॉल के साइड में अरेंज हो जाएंगे, लैटरल अरेंज हो जाएंगे। तो इधर देखिए लाइट आना है, ये उसी के लाइट के पैरेलली सारे अरेंज हो गए। जैसे अब ठंड में नहीं देखते थे, गर्मी में देखते ना, गर्मी में बच्चा आपके दोस्त एक खड़ा है ना, सनलाइट गिर रहा है, आप उसके पीछे खड़े होते हो क्योंकि डिफ्यूज करके लाइट आए, आप पे लाइट कम गिरे ना, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा आ रहा है इंटेंसिटी, आप चाहते हो कम से कम मिले, तो आप एक के ऊपर एक अरेंज हो जाओगे जिससे नीचे वाले को लाइट थोड़ा कम मिले। लेकिन जब लाइट की इंटेंसिटी काफी कम होगी, लाइट की इंटेंसिटी बेटा काफी कम है, मैंने दो ही एरो बनाया है, तो इस केस में क्या होगा ना, जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे अरेंज होगा, वो बच्चा सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट बच्चा इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, जिधर लाइट आया, इस लाइट आया बच्चा, लाइट के ये परपेंडिकुलर अरेंज हो जाएंगे। जैसे ठंड में आप सभी को लगता है कि धूप मेरे ऊपर गिरे, अब क्या होते सभी दोस्त सामने में अरेंज हो जाते हो, सब पे लाइट आए, तो लाइट आने का डायरेक्शन देखिए और क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट देखिए, क्या बच्चा परपेंडिकुलर बोल सकते हैं? अब देखिए बच्चा लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा था तो क्या बच्चा पैरेलल बोल सकते हैं, और जब इंटरमीडिएट लाइट है, मीडियम लाइट है, तो बच्चा ये बिखरे हुए रहेंगे, ये बच्चा बिखरा हुआ रहेगा, कोई इशू नहीं है, बिखरे हुए रहेंगे। डन, ये बच्चा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, आप एनसीईआरटी निकालिए, क्या आपको ये क्वेश्चन मिलता है ना? बच्चा मैं सब कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी के सारे ना कॉन्सेप्ट को मैं आपको रिकॉल करते जाऊं ना, कि फील आए। चलिए, अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? तो एक तो हुआ बच्चा प्लांट के अंदर में, ग्रीन पार्ट में, मेनली लीफ में मीजोफिल, मीजोफिल में कहा बच्चा क्लोरोप्लास्ट। हर बच्चे को क्लोरोप्लास्ट का फिगर आता है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? तो क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन बना दिए बच्चा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। थोड़ा मैं रिकॉल करूं कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बच्चा दो मेम्ब्रेन होते थे ना, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन मोर परमीबल है, क्योंकि उसमें बच्चा पोरिन्स होता है। ये क्वेश्चन बच्चा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में गिवन है, कि ट्रांसपोर्ट में पढ़ोगे ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, प्लास्टिड का आउटर मेम्ब्रेन, एंड फ्यू बैक्टीरिया, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है, बड़े बड़े साइज के पोर होते हैं जिसे मैक्रोमोलिक्यूल्स इंटर कर सके। लेकिन इनर मेम्ब्रेन में बच्चा परमिबिलिटी कम होती है क्योंकि पोरिन्स नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आपको लिखा है, ये बातें बच्चा सेल बायोलॉजी में भी लिखी है। चलिए, अंदर में फ्लूइड पार्ट है, इस फ्लूइड पार्ट में को हम कहते हैं बच्चा, याद करो, स्ट्रोमा कहते हैं। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया रहता तो मैट्रिक्स कहलाता। इस स्ट्रोमा में बच्चा क्या होता है ना,
डार्क रिएक्शन होता है। बच्चा बोलेगा डार्क रिएक्शन क्या है, तो मैं बोलता हूं बच्चा फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट होते हैं, एक सन के प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा, जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, और जो बच्चा लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लाइट हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं बच्चा डार्क रिएक्शन। बाद में मैं बताऊंगा, ये मिसनोमर है, नाम भी लिखा है डार्क, लगता है बच्चों को अंधेरा, अंधेरे में नहीं चलता बच्चा, ये भी दिन में ही चलता है, लेकिन लाइट से इसे कोई मतलब नहीं है ना। तो डार्क रिएक्शन होता क्या ना, CO2 से बच्चा ग्लूकोज बनता है। तो सोचो CO2 से ग्लूकोज बनना है ना, तो क्या चाहिए, तो एक एंजाइम चाहिए बच्चा, जिसको रुबिस्को, एनसीईआरटी बोलता है ये मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है। अगर एंजाइम है तो बच्चा प्रोटीन भी हुआ ना, क्योंकि एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। तो मोस्ट एबंडेंट एंजाइम बोले, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन बोले, तो आप आंसर कीजिएगा रुबिस्को। बच्चा बोलेगा सर कोलाजन भी तो पढ़ा है, वो बच्चा एनिमल वर्ल्ड में, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, यानी पूरे यूनिवर्स में बातें कर रहे हैं। कोलाजन तो प्लांट एनिमल किंगडम के बारे में बातें कर रहा है। तो रुबिस्को जो है ना वो CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, बशर्ते बशर्ते बच्चा हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक है बच्चा ATP और एक है बच्चा NADPH, जिसे एनसीईआरटी कहता है एसिमिलेटरी पावर, ये ताकत वाली चीज है। ये दोगे तो मैं आपको बना दूंगा ग्लूकोज। कहां से बनाओगे, कहां से लाओगे ATP NADP? हाँ, तो ATP NADPH बनाने के लिए बच्चा हमें लाइट रिएक्शन चलाना पड़ता है। तो अब समझिए लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो, कहां चलेगा, तो वो बच्चा मेम्ब्रेनस पार्ट पे चलेगा। बच्चा बोलता है ग्रेना पे चलेगा क्या, हाँ बच्चा, लेकिन सही नहीं है पूरी आंसर, क्योंकि आपके मेम्ब्रेन पार्ट केवल ग्रेनम नहीं है, साथ साथ आपने स्टोमा लैमली भी तो सुना है, वो भी तो मेम्ब्रेनस पार्ट है ना, वहां भी चलेगा आपका लाइट रिएक्शन। तो जैसे ही मैं बच्चा बोलता हूं लाइट रिएक्शन कहां चलता है, बच्चा फटाक से बोल देता है ग्रेनम पे, ग्रेनम पे चलता है, मना नहीं करता हूं, लेकिन राइट आंसर इज द मेम्ब्रेनस पार्ट, यानी उसमें स्टोमा लैमली भी आ गए, स्टोमा लैमली, ठीक है। इसे स्टोमल थैलेक्वाइड भी कह सकते हो। ग्रेनल लैमेली में जो थैलेक्वाइड बच्चे ग्रुपिंग की गई है, स्टैकिंग की गई है, उसे आप कह सकते हो ग्रेनल लैमेली। देखिए बच्चा ये ग्रेनल लैमेली है, ग्रेनल लैमेली मिल करके क्या बन गया, ग्रेनम, और ये बच्चे स्टोमल लैमेली है, जिसे हम स्टोमल थैलेक्वाइड भी कह सकते हो। चलिए, तो ये मेम्ब्रेनस पार्ट पे क्या है, इस मेम्ब्रेनस पार्ट पे बच्चा है पिगमेंट, जो लाइट को पकड़ेंगे और लाइट के हेल्प से बच्चा बनाएंगे ATP, इसलिए तो नाम है फोटोकेमिकल फेज। लाइट आया, लाइट को पकड़ा, और इस लाइट को हमने ATP में कन्वर्ट किया, लाइट को पकड़ा, लाइट के हेल्प से बेटा वाटर तोड़ा, वाटर टूटेगा तो बच्चा फोटोलिसिस समझ में आया, फोटो मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में वाटर का टूटना, और क्या रिलीज कर जाएगा बच्चा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, तो जो बच गया हाइड्रोजन, इसी हाइड्रोजन को बच्चा यूज करेगा NADP+, मैं बताऊंगा, और NADP+ इस हाइड्रोजन को यूज करके बनेगा बच्चा NADPH और H+। जब आप रिस्पिरेशन पढ़िएगा तो NADH आएगा, यहां बच्चा NADPH आएगा। अब ट्रिक याद कर लो, P वर्ड बच्चा आएगा फोटोसिंथेसिस में। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ATP NADPH बन रहे, वाटर टूटा, ऑक्सीजन रिलीज हुई। अब लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बच्चा आपका ATP है, आपका NADPH है, ये यूटिलाइज हो जाएगा डार्क रिएक्शन। इसलिए डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, लाइट दो तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चल रहा है, बट इट इज अ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये आपने सीखा होगा। तो बच्चा बोलते हैं सर थोड़ा लाइट रिएक्शन को डिटेल में बताओ ना, वो फोटो सिस्टम, एंटीना, रिएक्शन सेंटर, ये बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो मैं ही यही तो बोल रहा हूँ बच्चा, अब चलिए ना मैं आपको डिटेल तो करते जा रहा हूँ। तो आपने क्या किया, लाइट रिएक्शन समझने के लिए आपने बच्चा यहां से निकाल लिया एक ग्रेनम, देखिए ये बच्चा ग्रेनम निकाला, स्टोमा लैमली पे भी चलता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपने बच्चा ये ग्रेनम लिया, ग्रेनम से एक बच्चा निकाला आपने थैलेक्वाइड, स्टैक बच्चा, एक सिक्का को थैलेक्वाइड कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिक्के को ग्रेनम कहते हैं। तो आपने ये बच्चा निकाल लिया थैलेक्वाइड। चलिए, अब मैं चाहता हूं थैलेक्वाइड को थोड़ा बड़ा करके देखूं। चलिए, तो मैंने बच्चा थैलेक्वाइड को थोड़ा बड़ा बना दिया। देखिए, तो यहां पर बच्चा दो मेम्ब्रेन नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये मैंने थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन को बड़ा बनाने की कोशिश की है, और अंदर में खाली जगह है बच्चा ल्यूमेन, LUMEN, याद आ रहा है आप लोगों को। चलिए, अब थैलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन है ना, उसे मैं और बड़ा करता हूं, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा किया जाए सर, और बड़ा करता हूं, देखो बेटा बड़ा कर दिया। अब थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे बच्चा ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, बंच ऑफ पिगमेंट है बच्चा, इसे पुराने जमाने में कहते थे ना क्वांटाजोब, आपकी एनसीईआरटी कहती है फोटो सिस्टम डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट वर्ड याद आ रहा है,
आपने जब मेंडल को पढ़ा होगा तो फैक्टर्स में भी एनसीईआरटी लिखता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब जिसकी बेटा अपनी आइडेंटिटी है, किसी से मिक्स नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पिगमेंट है। सर कितने पिगमेंट है बताओ ना। एनसीईआरटी बोलता है बच्चा 100 ऑफ पिगमेंट। सर कितने 100? मैं बोलता हूँ बच्चा 250 से 400, 250 से 400। मान लो बच्चा 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल मिल गए और ग्रुपिंग 400 पिगमेंट मिल गए और ये बन गया आपका फोटो सिस्टम। दिस इज द फोटो सिस्टम ना। तो अब यहां पास ये डिस्क्रीट है बच्चा, ये एक फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम है ना। चलिए अब इस 400 पिगमेंट जो फोटो सिस्टम बना है, जिसे मैं क्वांटाजोम कह रहा हूं, उसमें होते क्या है, तो मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं बच्चा, बड़ा क्लियरली मैं आपको समझा रहा हूं। अब फोटो सिस्टम निकालो ना, अपने फोटो सिस्टम निकाला। एक फोटो सिस्टम में मान लो बच्चा 400 पिगमेंट है, मैंने एक डाटा पकड़ लिया ना मैक्सिमम वाला। तो 400 पिगमेंट में मान लो बच्चा क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल ए बच्चा 200 मॉलिक्यूल है, मेन पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट याद आ रहा है आपको। क्लोरोफिल बी जो मान लीजिए बच्चा ये हो गया 100 पिगमेंट्स, 200 और 300 कितने हो गए, 300। अब ये हो गया बच्चा कैरोटीनोइड्स। मैं एक कंफ्यूजन बता रहा हूं आपकी, एनसीईआरटी बेटा कैरोटीन को कैरोटीनोइड्स कहती है, मैं भी लिखता हूं कैरोटीनोइड्स, और एक लिखता हूं बच्चा जैंथोफिल। आपकी एनसीईआरटी कैरोटीन को कैरोटीनोइड्स कहती है, जबकि रियल में क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाने में आपको दिखता होगा मॉडल में, कैरोटीनोइड्स के दो पार्ट है, कैरोटीन और जैंथोफिल। तो कैरोटीनोइड्स में मान लो बच्चा कैरोटीनोइड्स में 50 मॉलिक्यूल है और जैंथोफिल में बच्चा 50 है, टोटल 400 हो गए ना। 400 समझ में आया ना। इस सभी के सभी बच्चा वेल अरेंज विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन और 400 पिगमेंट बन गए बच्चा फोटो सिस्टम। अब मैं क्या करूंगा, इनमें से बच्चा एक क्लोरोफिल ए का पिगमेंट को निकालूंगा। स्पेशल है वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। तो ये बच्चा स्पेशल जो निकल गया ना, ये हो गया बच्चा आरसी यानी रिएक्शन सेंटर। ये ब्लू वाला बच्चा रिएक्शन सेंटर हो गया, जो क्लोरोफिल ए का एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, जिसके हेल्प से बच्चा एटीपी बनेंगे। बाकी 199 बच्चा, बाकी 199 क्लोरोफिल ए है, 199 क्लोरोफिल ए है ना। क्लोरोफिल बी बच्चा 100 मॉलिक्यूल है, हो गए 299। 50 बच्चा कैरोटीनोइड्स है, 50 कैरोटीनोइड्स हैं, और 50 बच्चा जैंथोफिल हैं। ये सभी प्रोटीन के हेल्प से जुड़े हुए, और ये बच्चा बन गया एंटीना मॉलिक्यूल या एलएचसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है। यानी बच्चा मैं सिंपल याद कराने के लिए आपको बोलता हूं, एक शादी है ना, शादी में जॉब, शादी में बच्चा जो दूल्हा है उसी का नाम हो गया दूल्हा रिएक्शन सेंटर, और जो बच्चा बाराती है, बाराती में उसके घर वाले भी हैं, उसके दोस्त भी है, उसके पड़ोसी भी है ना, उसके ऑफिस वाले भी हैं, चार अलग अलग तरह के लोग हैं। जैसे मान लो कि उसके घर वाले हैं, वो बच्चा क्लोरोफिल ए है, मान लो 199 है। उसके घर वाले, घर वाले का स्पेशल, जिसकी शादी होने वाली है, वरमाला पहनाने का, वो तो दूल्हा का नाम रिएक्शन सेंटर। उसके साथ दोस्त भी है, दोस्त को मान लीजिए वो क्लोरोफिल बी है ना, 100। मान लो बच्चा उसके पड़ोसी भी है, पड़ोसी भी है, पड़ोसी को मान लो कैरोटीनोइड्स है, और उसके ऑफिस वाले भी है, मान लो बच्चा वो जैंथोफिल है। ये सभी के सभी मिल करके बन रहा, बच गया एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ना। ठीक है, जो क्या करेगा, वो बच्चा लाइट को पकड़ेगा, लाइट को पकड़ा, पकड़ करके बच्चा वो ट्रांसफर करेगा रिएक्शन सेंटर को, लाइट को पकड़ा ट्रांसफर करेगा, लाइट को पकड़ा ट्रांसफर करेगा। क्योंकि मैं बताऊंगा कि रिएक्शन सेंटर बच्चा इलेक्ट्रॉन कब निकालेगा, जब बच्चा 600 नैनो 700 नैनोमीटर का लाइट को रिसीव करेगा। नाम सुने ना 700 P700। अगर 700 को आप नहीं पकड़ पाए तो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब कैसे फोटोस में पार्टिसिपेट करोगे। तो मान लो बच्चा 400 नैनोमीटर का आया तो इन्होंने पकड़ा ट्रांसफर कर दिया। अगर 450 का आया पकड़ा ट्रांसफर किया, 600 का आया पकड़ा ट्रांसफर किया, 680 को पकड़ के ट्रांसफर किया। यानी जो रिएक्शन सेंटर है वो केवल 700 पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। तो अगर 400 से 700 नैनोमीटर में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आप तो केवल 700 को पकड़ रहे हो। 400 आया तो कौन पकड़ेगा, एंटीना मॉलिक्यूल के पिगमेंट। 500 को पकड़ेगा, 600, 650, 660, 70, 80, 90। तो यानी कि ये रेंज को बढ़ा रहा है ना, तो एनसीईआरटी का लाइन क्लियर हो रहा है कि एंटीना मॉलिक्यूल रेंज को बढ़ाने का काम करता है ना, इसीलिए उसे कहा गया बच्चा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्यों कहा, समझो फिर से। क्योंकि बच्चा फोटोसिंथेसिस में 400 से 700 नैनोमीटर ही लाइट इन्वॉल्व होता है, और इतना तो आपको मालूम है E इक्वल टू hc/λ, hc/λ। जैसे जैसे मैं यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं 400 से 700,
वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होता है बच्चा, घटेगा ना। यानी यहाँ पर जो विबग्योर तुम कहते हो, विबग्योर जिसे तुम कहते हो, तो जैसे जैसे विबग्योर में आप आगे जाओगे वेवलेंथ बढ़ेगा लेकिन बच्चा एनर्जी घटेगा। अगर यहाँ पर बच्चा 700 नैनोमीटर का आया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन अगर 400 नैनोमीटर का आया, एनर्जी ज्यादा है, 500 का ज्यादा है, 600 ज्यादा है ना, 650 ज्यादा है, क्या करोगे? तो ये लोग पकड़ेंगे, एनर्जी को घटाएंगे, यानी वेवलेंथ बढ़ेगा। मान लो 400 नैनोमीटर का आया तो 400 को आया, एनर्जी ज्यादा है, इसको एक से दूसरे में ट्रांसफर किया, एनर्जी घटा तो वेवलेंथ बढ़ा 420, फिर से दूसरे में ट्रांसफर किया 450, 460, 480, 500, 550, 600 बना, और जैसे ही 700 में कन्वर्ट हुआ रिएक्शन सेंटर को दे दिया जाएगा। यानी रिएक्शन सेंटर अगर होता तो केवल 700 पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता, लेकिन भला हो एलएचसी का वो 399 जो पिगमेंट है उन्होंने अलग अलग लाइट को पकड़ रहे हैं और रिएक्शन सेंटर को दे रहे, जिससे कि रेंज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे से अब किसी बच्चे को गड़बड़ी नहीं है। चलिए आगे आइए। अब एनसीईआरटी बोलता है कि ये देखिए, ये जो आपका मैंने बनाया था थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन, इस पे बच्चा क्या है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, जिसे मैंने कहा था फोटो सिस्टम। यहाँ पर फोटो सिस्टम बच्चा दो तरह के, एक बच्चा जो पहले डिस्कवर्ड हुआ फोटो सिस्टम 1 और जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ बच्चा फोटो सिस्टम 2। ऐसा नहीं बच्चा कि अभी आप पढ़ोगे जेड स्कीम तो वहां पहले इलेक्ट्रॉन 1 से निकलता है, फिर उसमें कमी हो गई तो 2 ने दे दिया, तो बच्चा बोलता है सर उस बेसिस पे है क्या कि 1 से इलेक्ट्रॉन निकला, कमी हुई, 2 ने दिया, उस बेसिस पे नहीं है बच्चा PS1 PS2। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी है, आपके एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देख लीजिए बड़ा क्लियर है। ये बच्चा फोटो सिस्टम है, एक हो गया बच्चा PS1 और एक बच्चा PS2। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए PS1 में क्या होगा, वही 399 पिगमेंट हो गए बच्चा, 399 क्या बना तुम लोग बोलो, एंटीना मॉलिक्यूल, और एक क्लोरोफिल ए बना बेटा रिएक्शन सेंटर, जो 700 नैनोमीटर का लाइट रिसीव करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। फोटो सिस्टम 2 में देखिएगा, यहां भी बच्चा 399 पिगमेंट बन गए LHC एंटीना मॉलिक्यूल, और एक बच्चा क्लोरोफिल ए बना रिएक्शन सेंटर, लेकिन वो कब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, जब वो 680 नैनोमीटर का लाइट को रिसीव करेगा। तो आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो, मुझे मालूम है ना कि एक में 680 हो गया, रिएक्शन सेंटर 680 का रिसीव किया तब रिलीज करेगा, एक में बच्चा 700 का। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि मान लो बच्चा यहां पर मैंने लिखा PS1 PS1 और दिस इज अ बच्चा PS2। ध्यान सुनिएगा, अब मुझे बताओ ध्यान से, अगर बच्चा मैंने 400 नैनोमीटर की लाइट दी, 400 यानी बच्चा वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है ना, और निकालना कब है इलेक्ट्रॉन 700 और 680 पे, तो इतना एनर्जी आया, ये भी एक्साइट करेगा, ये भी एक्साइट करेगा। चलो 500 दिया, तुम लोग बोलो सर दोनों एक्साइट करेंगे। चलो 650 दिया, बोलो कौन एक्साइट करेगा, दोनों एक्साइट करेगा। चलो बच्चा 690 दे दिया, तुम ध्यान से बोलना, PS1 का रेंज कितना है बच्चा, 700 तक पकड़ सकता है, ये आया 690 का, करेगा। PS2 कब पकड़ता है, 680 तक पकड़ेगा, बियॉन्ड 680 आया ना, इसे मैं लिख दूं बियॉन्ड 680, एनसीईआरटी का लाइन हो जाएगा क्लियर। 680 से ज्यादा आया, वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम, नहीं निकालेगा, तो बच्चा ये PS2 अब काम नहीं करेगा। याद आ रहा है, इसलिए जब 680 नैनोमीटर का लाइट आएगा यानी 680 से ज्यादा आएगा, PS2 काम नहीं करेगा बच्चा। उस दौरान नॉन साइक्लिक नहीं चलता, केवल साइक्लिक चलता है, याद आ रहा है, क्योंकि साइक्लिक चलाने के लिए केवल PS1 की जरूरत होती है, क्योंकि PS2 तो काम करेगा नहीं। चलो अब मैं बोल जाता हूं बच्चा 710 आया, कोई काम नहीं करेगा बच्चा, कोई काम नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ रही बात है, 400 पे दोनों, 500 पे दोनों, 650, 690, 710 पे कोई काम नहीं कर रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 680 से ज्यादा आया, 680 से ज्यादा आया तो PS1 बेटा काम करेगा, यस। PS2 काम करेगा, नो, क्योंकि PS2 बोलेगा मैं 680 को पकड़ता हूं, आपने 680 से ज्यादा दिया, वेवलेंथ बढ़ा तो एनर्जी कम, मैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करूंगा, नो, टाटा बाय बाय, नहीं करूंगा। इसलिए 680 से ज्यादा पे PS2 काम नहीं करेगा, जेड स्कीम नहीं चलेगा, केवल बच्चा साइक्लिक चलेगा, क्योंकि PS1 केवल अकेले कौन चलाता है, साइक्लिक चलाता है। डन, मेरे मुझसे स्मार्ट है। चलिए आगे, अब हमें सेकेंड चीज पढ़ना है कि ये बच्चा PS1 PS2 कहाँ लोकेटेड होगा। ये बच्चा बड़ा परेशान करता है बच्चों लोग। ये देखिए बच्चा ग्रैनम बना रहा हूं, ये देखिए ग्रैनम बनाया, जहां जहां ग्रैनम में बच्चा ध्यान सुनिएगा, जहां जहां ग्रैनम में एप्रेस पार्ट है, टच कर रहा है, ये देखिए येलो वाला पार्ट टच कर रहा है ना, जहां मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये बच्चा कहलाता है एप्रेस पार्ट, और जहां जहां एप्रेस्ड होगा वहां होगा बच्चा PS2। कौन होगा बोलो फटाफट, PS2। और जहां बच्चा नॉन एप्रेस पार्ट है, ये ब्लू वाला दिख रहा है, नॉन एप्रेस जिसमें टच नहीं कर रहा है, तो ये होगा बच्चा PS1।
एनसीईआरटी का लाइन बोलूं तो ग्रैनम में कौन है, PS1 या PS2? बोथ बच्चा, बोथ। लेकिन मैं बोलूं ग्रैनम के एप्रेस में कौन है, एप्रेस यानी येलो वाले में कौन है, ओनली PS2। केवल नॉन एप्रेस में कौन है, आंसर इज ओनली PS1। ग्रैना में कौन है, ग्रैना तो ये बेटा पूरा है ना, तो ग्रैना में तो दोनों हो गए। एनसीईआरटी का लाइन क्लियर हुआ। चलिए अब बताओ स्ट्रोमा लैमली, बच्चा स्ट्रोमा लैमली तुम बताओ, एप्रेस या नॉन एप्रेस, बोलो ध्यान से बताओ फटाफट। स्टोमा लैमली याद आ रहा है, सर ये तो किसी के टच में नहीं है, नॉन एप्रेस्ड है, इसलिए केवल बच्चा क्या होगा, PS1 होगा। इसलिए स्टोमा लैमली पे PS2 नहीं है, फोटोलिसिस नहीं होगा। हाँ, वहां पर बच्चा नॉन साइक्लिक नहीं होगा, जो स्टोमा लैमली केवल बच्चा साइक्लिक चलाता है ना। याद आई बात है एनसीईआरटी की, आगे मैं रिलेट करूंगा। चलिए मेरे में से स्मार्ट तो हुई, ये चीज क्लियर हो गया। अब बच्चा बोलता है सर वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल बड़ा परेशान करता है, सर वो बताओ ना, जेड स्कीम वाला, वो चीजें समझ में नहीं आती। मैं क्लियरिटी से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए ना, अब लेंदी ना करो। देखिए मैं इतना बोल रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पर देखिए क्या होगा ना, किसी ए के पास इलेक्ट्रॉन है, बी ने उसे छीन लिया, क्यों छीना, बी का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। आपको समझ में नहीं आ रहा रिडॉक्स पोटेंशियल, समझो इलेक्ट्रॉन छीनने की कैपेसिटी बी से ज्यादा, छीनने की कैपेसिटी सी में है बच्चा, रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करेगा, सी से कहां मूव करेगा, डी में, क्यों, रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। यानी आप मान लो जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा है वो बच्चा उसमें रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन कहीं रुकेगा नहीं, अपने आप फ्लो करते जाएगा, कहां से कहां, जहां रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है वहां ऑटोमेटिकली मूव करेगा। लेकिन रिडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी में बेटा उल्टा रिलेशन है। रिडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी में बच्चा सोचिए, अगर ए नाम का सब्सटेंस है, इसकी रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा है ना, यानी उसमें एनर्जी कम होगा। आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री, अगर मान लीजिए इसमें रिडॉक्स पोटेंशियल कम है ना, रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, यानी एनर्जी क्या है इसकी, क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा होगी। उल्टा रिलेशन है रिडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी का। सोचो कोई ऑलरेडी एनर्जी कम है तभी तो स्टेबल होगा, स्टेबल है तभी तो इलेक्ट्रॉन लेगा, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगा। लेकिन जिसमें ऑलरेडी बच्चा एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, इलेक्ट्रॉन कहां से ले पाएगा, तो ये चीज याद है। तो ये देखिए अब एनसीईआरटी हमारा क्लियर हो गया, एकदम आसानी से हमारा क्लियर हो गया। हमने क्या किया, एक स्केल ड्रॉ किया, ये स्केल बच्चा ड्रॉ किया, ये बच्चा डिसाइड करता है एनर्जी को, रिडॉक्स पोटेंशियल नहीं बच्चा, एनर्जी को। यहां पर एनर्जी, ये रेड वाला कौन है, एनर्जी है, ऊपर में क्या है बोलो, ज्यादा हाई, और इधर क्या है बच्चा, लो। इसका उल्टा मैं रिडॉक्स पोटेंशियल बना रहा हूं बच्चा, ये है रिडॉक्स पोटेंशियल का स्केल। यहां पास रिडॉक्स पोटेंशियल का स्केल है, देख लीजिए नीचे में क्या है बच्चा, हाई, और ऊपर में क्या है, लो। अब एनसीईआरटी निकालो, पेज नंबर 213 निकालिए, और ध्यान से देखिए, वहां पर बच्चा हमने दो फोटो सिस्टम बनाए, नीचे में बच्चा फोटो सिस्टम 2 बनाया गया और ऊपर में बच्चा फोटो सिस्टम 1 बनाया है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में जगह नहीं है बेटा, इसलिए बनाया गया ना कि रिडॉक्स पोटेंशियल पे 2 नीचे है और फोटो सिस्टम 1 बेटा ऊपर है, इसलिए आप देखिएगा। अब देखिए यहां से अब क्या होगा, एक साथ बच्चा 4 फोटोन गिरेंगे, 4 फोटोन गिरा, यहां देखिए यहां पर 2 फोटोन गिरे और यहां पर बच्चा 2 फोटोन गिरे। तो बच्चा बोलता है ये 4 फोटोन का कॉन्सेप्ट क्या है सर, 2 फोटोन क्यों एनसीईआरटी गिरा रहा है। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं पहले से क्लियर कर दूं, देखिए रिएक्शन सेंटर में कौन है बच्चा, क्लोरोफिल ए है, जो 700 लाइट पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। क्लोरोफिल ए के सेंटर में बच्चा मैग्नीशियम नाम का मेटल है, और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, आप सभी को मालूम है ना। तो जब 2 फोटोन गिराऊंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा एक्साइट करेगा, इसलिए हमेशा 2 फोटोन में गिराने की बात करूंगा। मैंने क्या बोला, मैंने 2 फोटोन गिराया, गिरा किस पे, एलएचसी पे। कहां गया बच्चा, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में कौन है, क्लोरोफिल का एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जो 700 पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। अब क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282। अब 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मैंने 2 फोटोन गिराया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, इसलिए मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, यहां से बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया। मेरे में से सभी बच्चा हैप्पी है, समझ में आ रही बात है। चलिए अब जिसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा बच्चा, इसे कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसने पकड़ा उसे कहेंगे बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो नीट के क्वेश्चन में ये आएगा, हु इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2, तो PS2 का होगा बच्चा FeO5, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन फोटो सिस्टम 1 का होगा बच्चा FRS, या इसी को कहते हैं बच्चा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। याद आई ये बात है। चलिए अब होगा क्या,
तो ये बच्चा, ये बताइए बच्चा, ये अपहिल हुआ या डाउनहिल? यहाँ पर बच्चा देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी देखो ना, रिडॉक्स पोटेंशियल मत देखना, एनर्जी क्या है सर, एनर्जी यहाँ पास क्या है, कम, कम से बच्चा ज्यादा की तरफ जा रहे हो तो क्या हुआ बच्चा, अपहिल या डाउनहिल? ये बेटा अपहिल हुआ। अब ये नीचे की तरफ आएगा बच्चा, नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या हुआ, डाउनहिल। तो जब डाउनहिल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो लाएगा बच्चा, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन के कैरियर होंगे ना, कोई इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लाएगा, ए से बी में, बी से सी में, ऐसे आएगा। इसी को एनसीईआरटी डायरेक्टली लिखता है बच्चा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर, जो फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा बच्चा, वो पकड़ेगा प्लास्टोक्यूनॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चा साइटोक्रोम B6F में, और साइटोक्रोम B6F से जाएगा बच्चा पीसी में, प्लास्टोसाइनिन में, यानी इन तीनों को मिला दो तो हो गया बच्चा ईटीएस या ईटीसी। तो ये जब डाउनहिल हो रहा है तो बच्चा एनर्जी रिलीज होगा, और इसी जो एनर्जी रिलीज हुआ है ना, इसी एनर्जी रिलीज से आप बना लोगे बच्चा एटीपी। तो सनलाइट की एनर्जी को यूज किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, और जब डाउनहिल जर्नी स्टार्ट किया तो एनर्जी रिलीज हुआ, उसी से क्या बन गया, एटीपी। प्रोसेस का नाम फोटो फॉस्फोरेशन। लेकिन बच्चे ये सिंबॉलिक एटीपी है, रियल एटीपी नहीं, क्योंकि अभी मैं कीमोस्मोटिक पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा लाइट गिरा, लाइट गिरने पे क्या होता है ना, कि यहाँ के एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हो, फिर बच्चा ग्रेडियंट टूटता है, F0F1 पार्टिकल तोड़ता है, फिर उसे एटीपी बनता है। तो यहाँ पर बच्चा ग्रेडियंट बनाने की बातें कर रहा है, उससे एटीपी बनाने की बातें हो रही है, हम डिटेल से कीमोस्मोटिक में पढ़ेंगे। चलिए इधर बच्चा डाउनहिल जो प्रोसेस होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, इसी एनर्जी जो रिलीज हुआ उसको बच्चा पकड़ेगा एक एंजाइम जिसका एनसीईआरटी में बच्चा, नई एनसीईआरटी में नाम है एफएनआर, पुराने एनसीईआरटी में नाम है बच्चा एनएडीपी रिडक्टेज, थ्योरी में भी एनएडीपी रिडक्टेज है, बस फिगर में एफएनआर है, जो क्या करता है इस एनर्जी को यूज करेगा और वो एनएडीपी प्लस को पकड़ेगा और उसमें बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया बच्चा ना, तो ये बन गया NADP माइनस, क्योंकि एक प्लस था ना तो हमने NADP माइनस बना दिया। साइमल्टेनियसली बच्चा इसी दौरान वो 2 प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करता है, कहां से प्रोटॉन आएगा मैं हिसाब दूंगा, 2 प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा बच्चा NADPH और H+। तो देखिए आपको 2 फायदे मिल गए, डाउनहिल से मना NADPH एसिमिलेटरी पावर एनर्जी है, ये भी बच्चा डाउनहिल से क्या बन गया, एटीपी। तो आपको 2 एटीपी, यहाँ पर एनर्जी कैसे बना, एटीपी बना, NADPH बना, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बच्चा, सनलाइट आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, एक्साइट करके PS2 से कहा गया PS1 में, PS1 से कहा गया एंजाइम में, एंजाइम ने NADP को दे दिया, बन गया NADPH, ये गया बच्चा डार्क रिएक्शन। तो सेकेंड साइकिल कैसे चलेगा बच्चा, जिसे तुम जेड स्कीम कहते हो, तो सेकंड कैसे चलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का खजाना थोड़ी है कि जब चाहे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, हर सेकंड में बच्चा मिलियंस में रिएक्शन होना है, आपके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, ऑटोमोस्ट में तो चले गए ना, इसलिए अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत होगी। जो बच्चा यहाँ पास एक कॉम्प्लेक्स होता है, आपने पढ़ा है ना, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, जिसको एक्टिवेट करने के लिए Mn+ चाहिए, Cl- कैल्शियम प्लस, एनसीईआरटी बोलता है Mn+ Cl-, कैल्शियम +2 मैंने बेटा बुकलेट से बोला है ना। अब ये वाटर को तोड़ेगा और वाटर जब टूटेगा बच्चा, इसी को कहा फोटोलिसिस, तो 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 प्रोटॉन बनेंगे और बच्चा हाफ ऑक्सीजन बनेगा, याद आ रहा है आप लोगों को, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चा दे दिया जाएगा PS2 को। तो हर बार अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वाटर के स्प्लिटिंग से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वाटर का एक्साइट हुआ, अपहिल डाउनहिल में आया, ठीक है, से फिर से अपहिल से FRS में गया और लास्ट में वो सबस्ट्रेट में चला गया, NADP में चला गया। तो बार बार इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, वाटर है। जो प्रोटॉन है बच्चा, यही प्रोटॉन को मैं यहां बैलेंस कर दूंगा, मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि NADPH में जो प्रोटॉन है कहां से है, वाटर से है, तो वाटर का जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन तो जेड स्कीम से चला और NADP को मिला, प्रोटॉन बेटा डायरेक्टली मैंने दे दिया, तो जो भी NADPH में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया है बच्चा, वो कहां से आया, वाटर से आया है। फिर ये NADPH जाएगा, CO2 को दे देगा हाइड्रोजन और CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज बन जाएगा। आ रही है बातें आपको समझ में। चलिए अब देखिए ध्यान से, कुछ बेटा बैक्टीरिया ऐसे थे जो वाटर यूज नहीं करते थे बच्चा, वो H2S यूज करते थे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो इसलिए वहां पर बच्चा सल्फर रिलीज होता था, इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। यहां पर बच्चा वाटर यूज हुआ तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इस दौरान क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन। तो मेरे में से आप सभी को ये चीजें क्लियर है ना। फिर एनसीईआरटी बोलता है कि इनको रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे अरेंज कर दो, ये रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल बनाया आपने,
ना। अब अरेंज कर दो, यहाँ पर बच्चा मैंने PS1 का PS2 का रिडॉक्स पोटेंशियल लिखा ना, उसका मैग्नीट्यूड लिखा। PS1 का मैंने लिखा बच्चा। फिर यहाँ पर मैंने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का लिखा, यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का लिखा। इधर बच्चा FNR एंजाइम का लिखा, इधर बच्चा ETS का लिख दिया ना। और जब मैं अरेंज करूंगा तो ये बच्चा ऐसा जेड शेप का बनते हुए आपको दिखेगा। तो सभी का बच्चा फियोफाइटिन हो, PQ हो, साइटोक्रोम B6F हो, PC हो, अब सबका बच्चा मैग्नीट्यूड अरेंज कर दीजिए स्केल पे, तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक जेड शेप का दिखेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द जेड स्कीम। अब यहाँ पर आप ध्यान सुनना, यहाँ पर बच्चा बोलता है सर कि रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल में तो उल्टा काम हो रहा है ना सर, यहाँ रिडॉक्स पोटेंशियल तो कम है ना, ये ज्यादा है सर। तो आप ज्यादा से कम की तरफ ले जा रहे हो सर, तो डाउन हिल होना चाहिए था, या अपहिल कैसे है? यहाँ रिडॉक्स पोटेंशियल तो सर कम है ना, यहाँ तो ज्यादा की तरफ ले जा रहे हैं सर। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं सर, यहां से तो हम कम से ज्यादा की तरफ ले जा रहे हैं, तब तो ये सर अपहिल होना चाहिए था। नहीं बच्चा, आप इस जो डाउन और अप, एनसीईआरटी ने तो लिखा है रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल है, अब एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, उल्टा कन्वर्ट करो। अब एनर्जी में पढ़ो ना, यहाँ एनर्जी क्या है बोलो, कम, यहाँ ज्यादा। क्या कम से ज्यादा अपहिल, ज्यादा से कम डाउनहिल, कम से ज्यादा अपहिल, फिर से बच्चा डाउनहिल। और एनर्जी यहां पर नीचे की तरफ आ रहा है, एनर्जी रिलीज हुआ तो एटीपी बना, एनर्जी रिलीज हुआ तो NADPH बन गए। तो एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल वर्ड, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने अरेंज किसके में किया है, एनर्जी में, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे के उल्टा है। चलिए, अब बच्चा बोलता है सर ये बताओ ना सर, साइक्लिक समझ में नहीं आता। सोचो बच्चा, ध्यान से सुनो। साइक्लिक में क्या करते हैं, आप सभी ने पढ़ा है ना, ये PS1 है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और ये गया बच्चा FES में, FES से कहा गया बच्चा PQ में। लेकिन यहां पास आगे में बच्चा मान लो एंजाइम नहीं है, FNR एंजाइम नहीं है, क्या करेगा ये? तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा बच्चा साइटोक्रोम B6F को, और वो दे देगा बच्चा, किसको देगा, PC को, प्लास्टोसाइनिन को। और प्लास्टोसाइनिन जो है वो किसको दे देगा बच्चा, फोटोसिस्टम 1 को। तो जो इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइट किया, क्या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस से लौट गए ना? तो जो इलेक्ट्रॉन गया वापस से आ गया, क्या ये एक साइक्लिक है ना? जबकि जो वहां पास नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन निकला तो वापस नहीं लौटा है, इसलिए नाम दिया था नॉन साइक्लिक। तो क्या ये बातें आपको साइक्लिक नॉन साइक्लिक समझ में आ रही है? एनसीईआरटी देख लीजिए, ये बच्चा PS1 है, यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनाया एनसीईआरटी ने, प्राइमरी। और ये बच्चा बना दिया ETS। यहाँ पर ETS में बच्चा कौन कौन आ गया भाई, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6 है, PC आ गया। यहाँ पे एक और होता है बच्चा, आपने पढ़ा है ना, फेरोडॉक्सिन भी होते हैं। और यहां से ये लौट गया, तो बताइए ना, डाउनहिल हुआ ना, ये बच्चा डाउनहिल चल रहा है ना, तो एनर्जी रिलीज होगा। क्या एनसीईआरटी ने ATP बनाया है ना? ना, तो मेरे से क्लियर है। बच्चा बोलते सर डिफरेंस बता दो, तब हम जाने आपको। डिफरेंस बच्चा बच्चों का है। देखिए ये साइक्लिक है, क्या साइक्लिक में बच्चा PS2 इन्वॉल्व हुआ? नहीं। अगर PS2 इन्वॉल्व नहीं हुआ बच्चा, तो क्या OEC होगा? नहीं। OEC नहीं है तो क्या फोटोलिसिस होगा? नहीं। तो क्या वाटर का स्प्लिटिंग होगा? नहीं। क्या ऑक्सीजन रिलीज होगा? नहीं। क्या यहाँ पे FNR एंजाइम है? नहीं। क्या यहाँ पे NADPH बनेगा? नहीं। खत्म। तो बच्चा बच्चा बोलता है सर डिफरेंस नहीं याद होता है। अरे तुम थोड़ा सा देखो ना, आप इतना बस तुम्हें बताओ, साइक्लिक के अंदर में क्या PS2 है, हाँ या ना बोलो। साइक्लिक में PS2 है? नहीं है। अगर PS2 नहीं है तो उससे फिजिकली लोकेटेड क्या OEC होगा? नहीं। क्या फोटोलिसिस होगा? नहीं। क्या ऑक्सीजन रिलीज होगा? नहीं। क्या यहाँ पास बच्चा साइक्लिक में कोई FNR एंजाइम है? नहीं। तो क्या NADPH बनेगा? नहीं बनेगा। तो बच्चा बोलता है सर याद तो हो गया। तो मुझे बताओ बेटर कौन है बच्चा, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? साइक्लिक में केवल ATP बन रहे, नॉन साइक्लिक में ATP NADPH दोनों बन रहे, बोलो बेटर कौन है? क्योंकि डार्क एक्स में ATP NADPH दोनों चाहिए, तो ज्यादा बेटर तो नॉन साइक्लिक है ना सर, क्योंकि ATP NADPH दोनों चाहिए और बना भी रहा है। और यहां पास साइक्लिक में केवल ATP बन रहा है, NADPH तो बन नहीं रहे। तो सर साइक्लिक अगर बेटर नहीं है तो साइक्लिक चलता क्यों है? रीजन सर, रीजन, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर रीजन बताओ ना, साइक्लिक चला क्यों और चलता है तो कहां चलता है? दो बातें, रीजन क्यों और कहां चलता है। देखिए आप लोग स्मार्ट हो, इतना तो आपको मालूम है बच्चा, डार्क रिएक्शन में जब कैल्विन साइकिल चलेगा तो 18 ATP चाहिए और NADP चाहिए बच्चा 12 NADP। याद आया? जब डार्क रिएक्शन चलेगा तो ATP चाहिए 18 और NADP चाहिए 12। तो मुझे बताओ, ध्यान से सोच करके बताइए, ATP चाहिए 18, NADP चाहिए, और बन बेटा इक्वल अमाउंट में रहे। 12 जेड स्कीम चला, 12 वाटर बने, वाटर टूटा, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, 12 जेड स्कीम, 12 ATP, 12 NADPH। लेकिन जरूरत ज्यादा किसकी है? ATP की, डार्क रिएक्शन में।
इसलिए इस डिफरेंस को मीट करने के लिए शायद साइक्लिक चलता होगा। क्या एनसीईआरटी में केल्विन साइकिल जहां कंप्लीट किया है बच्चा, क्या एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, बड़ा खूबसूरत सा लाइन है, टू मीट दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को मीट करने के लिए, मिलने के लिए, पूरा करने के लिए शायद साइक्लिक चलता होगा, क्योंकि साइक्लिक केवल एटीपी बनाता है। तो यहां पास हम लोग इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? अब वो अच्छा बोलते हैं सर चलता कहाँ है, अभी आपको बताया था। आपको स्टोमा लैमली याद आ रहा है? स्टोमा लैमली में बच्चा PS2 नहीं, एफएनआर एंजाइम नहीं है, केवल PS1 है। बोलो क्या चलेगा? साइक्लिक चलाएगा। क्या ग्रेना चलाता है? ग्रेना में PS1 PS2 दोनों है, बोलो चलाएगा क्या ग्रेना? सोचो, अगर बच्चा लाइट की इंटेंसिटी कम है और लाइट बेटा केवल 680 से बियॉन्ड आए, यानी मान लो 690 आए, अगर 680 से ज्यादा आ रहा है तो क्या PS2 काम करेगा? अगर PS2 काम नहीं करेगा लेकिन PS1 काम कर रहा है, तो अकेले PS2 काम तो कर नहीं रहा है, केवल PS1 अकेले क्या कर सकता है? साइक्लिक चला सकता है ना। तो दो बातें, जब ग्रेना पे 680 से ज्यादा आ जाएगा तो अकेले बैठ करके क्या करे? वो चला लेगा साइक्लिक। और स्टोमा लैमली पे बच्चा PS2 तो है नहीं, एफएनआर है नहीं, तो अकेले क्या चलाएगा? वो साइक्लिक चलाएगा। क्या मेरे बुझ से ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी है? अब बच्चा बोलता है सर आपका टैलेंट तब हम मानेंगे जब आप कीमोस्मोटिक समझा दो। चल समझते हैं बच्चा, 5 मिनट्स लेते ना, समझने की कोशिश करते हैं, कोई टेंशन नहीं, ध्यान सुनो। अब देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ऐसा समझो बच्चा, आपको सिंपल भाषा बता रहा हूँ। ये बच्चा एक मेम्ब्रेन, मान लो ये बच्चा थैलेमोइड का मेम्ब्रेन है और ये बच्चा अंदर में ल्यूमेन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर बच्चा इस पे मान लो अंदर में 100 प्रोटॉन है, बाहर में 100 प्रोटॉन है, दोनों में प्रोटॉन का नंबर इक्वल है। आपको बस क्या करना है, इस थैलेमोइड मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटॉन पंप बनाने, पंप जो प्रोटॉन को खींचेगा। मान लो बच्चा प्रोटॉन को खींच लिया, 2 प्रोटॉन को पकड़ के लेते आया, प्रोटॉन को पकड़ के लेते आया, मान लो बच्चा प्रोटॉन को पकड़ के लेते आया। अगर मैं बाहर से प्रोटॉन को अंदर में एक्यूमुलेट कर लूं तो अंदर में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बाहर में स्टोमा में क्या होगा? घटेगा। क्या बच्चा प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट हो गया? मान लो बच्चा 6 प्रोटॉन आ गए, तो यहां हो गए बच्चा 106 और यहां हो गया बच्चा कितना? 94। क्या प्रोटॉन का डिफरेंस बना ना? इसी डिफरेंस को हम कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। एक बार ग्रेडियंट बन गया बच्चा तो प्रोटॉन अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। आपने एनर्जी खर्च करके पंप करके लाया है, पंप यानी एनर्जी खर्च करके लाया है प्रोटॉन, अब मर्जी से जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो थैलेमोइड का मेम्ब्रेन है स्पेशल लिपिड से बना है, कार्डियोलिपिन से बना है, आपको याद नहीं रखना है। अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, बाहर में बच्चा निगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर मूव करेगा ना। क्या बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ? अंदर में प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या ये बेटा एसिडिक हो गया ल्यूमेन? पीएच घट गया ना, H+ ज्यादा है, एसिडिक हो गया, प्रोटॉन का नंबर बढ़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पास आपको क्या हो चुका है, एक बच्चा केमिस्ट्री अप्लाई हो गया, केमिस्ट्री का एक पीएच का डिफरेंस आ चुका है, केमिस्ट्री का बच्चा आपका H+ का कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ चुका है, फिजिक्स का बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। कलेक्टिवली बच्चा इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट, यानी प्रोटॉन में एक एनर्जी आ चुका है, अब इस एनर्जी को तोड़ करके एटीपी बनाना है। तो कैसे बनाओगे? इस थैलेमोइड मेम्ब्रेन पे बच्चा, इस थैलेमोइड मेम्ब्रेन पे अंदर में बच्चा एक इंटीग्रल है, चैनल का काम करता है, F0 पार्टिकल, और बाहर में बच्चा होता है F1 पार्टिकल। याद आ रहा है आप लोगों को? जो प्रोट्यूड करता है स्टोमा के तरफ होता है। जब यहां से प्रोटॉन लौटेगा बच्चा, लौटेगा, तो अंदर में तो ये क्या है? खोखले हैं ना, ये तो आसानी से क्रॉस करेगा, टकराएगा F1 से बच्चा, वो कन्फॉर्मेशन चेंज होगा, रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट जब होगा तो ये एडिनोसाइन फॉस्फेट को पकड़ेगा, एटीपी में कन्वर्ट होगा। कहां से है एनर्जी? ये प्रोटॉन जब क्रॉस किया तो उसी एनर्जी को यूज करके हमने एटीपी में कन्वर्ट कर लिया। यही है बच्चा कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए ना, कि हमें कीमोस्मोटिक चलाने के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए, यहां पर बच्चे मैंने थैलेमोइड मेम्ब्रेन बना लिए, यहाँ पर प्रोटॉन पंप चलाइए, मैंने पीक्यू बनाया जो प्रोटॉन पंप का काम करेगा। हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लिया, अंदर में ज्यादा बाहर में कम। अब ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए हमारे पास F0 F1 पार्टिकल ला दिया, टूटेगा, एनर्जी देगा। क्या बातें समझ में आ गई? अब कॉम्प्लेक्स करते हो चीजों को, चीजें तो बड़ी सिंपल होती है ना। अब मैं इसका डिटेलिंग बताता हूँ, डिटेलिंग में ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चा आपका मैंने बना दिया थैलेमोइड मेमोरी, ये देखिए थैलेमोइड मेमोरी। सबसे पहले बच्चा यहाँ पर मैंने बनाया PS2,
अब PS2 में बच्चा, PS2 में यहाँ पर देख लीजिए, क्या यहाँ पर फिजिकली एसोसिएटेड OEC है ना, वाटर टूटा तो 2 प्रोटॉन ऐड हो गए। मैंने क्या बोला था, मान लो 100 प्रोटॉन बाहर है, 100 प्रोटॉन अंदर है, तो मुझे बताओ पहला प्रोसेस क्या हुआ, फोटोलिसिस हुआ ना। और फोटोलिसिस में OEC किधर है, वो मेम्ब्रेन के इनर साइड पे लोकेटेड है, ल्यूमेन की तरफ फेस करके, इनर मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ से जुड़ा हुआ है। तो वाटर टूटा, 2 प्रोटॉन क्या ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो गए, 102 प्रोटॉन हो गया ल्यूमेन में। चलिए, अब यहाँ पर जब बच्चा यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कहाँ जाएगा, फियोफाइटिन में, याद आ रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फियोफाइटिन जब इलेक्ट्रॉन देगा बच्चा पीक्यू को, तो एनसीईआरटी का लाइन याद आ रहा है, पीक्यू इज नॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट इज अ कैरियर, इट इज अ हाइड्रोजन कैरियर। तो पीक्यू के पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो आए, लेकिन बोलेगा मैं 2 प्रोटॉन पकड़ूंगा स्टोमा से और बन जाऊंगा बच्चा PQH2। एनसीईआरटी का देखिए ध्यान से, मैं 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, 2 प्रोटॉन को पकड़ा, बन गया PQH2। और जब ये PQH2 जाएगा, कहां जाएगा, साइटोक्रोम B6F को, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा बच्चा, और ये बच्चा PC में चला गया और ये फोटो सिस्टम 1 को मिल गया। लेकिन प्रोटॉन का क्या हुआ, प्रोटॉन को अंदर ल्यूमेन में बच्चा ढकेल दिया गया। एनसीईआरटी का फिगर क्लियर हुआ, यही बच्चा प्रोटॉन पंप है। प्लास्टोक्यूनॉन ने 2 प्रोटॉन पकड़े, हाइड्रोजन बना, और हाइड्रोजन को ब्रेक करके 2 इलेक्ट्रॉन तो आगे ट्रांसफर किया, प्रोटॉन को अंदर ल्यूमेन में लेते आया। क्या ल्यूमेन में 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए ना, 104 प्रोटॉन हो गया। चलिए, इसी तरह से यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 है, इलेक्ट्रॉन निकला, एंजाइम कौन है बच्चा, FNR। FNR ने क्या किया, सबस्ट्रेट का नाम है NADP+, उसने तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किए बच्चा, लेकिन 2 प्रोटॉन स्टोमा से पकड़ा। ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये प्रोटॉन भी वाटर से आया है। ये बच्चा 2 प्रोटॉन स्टोमा से पकड़ लिया, तो 2 प्रोटॉन की कमी कहां हो गई, बोलो, स्टोमा में। तो 2 प्रोटॉन स्टोमा में पकड़ लिया, तो स्टोमा में 2 प्रोटॉन कम हो गए, यानी कि बच्चा यहाँ हो गया -2 प्रोटॉन, तो यहाँ हो गए ना। पंपिंग में PQ ने पकड़ा था और FNR ने 2 पकड़ लिया, 2 घटा दिया, तो कितने हो गए बच्चा, 96 हो गए ना। अंदर में कितने हैं बोलो, अंदर में बच्चा 104 है, क्योंकि 2 वाटर के टूटने से आया, 2 को PQ ने पकड़ा। क्या बच्चे यहाँ पर प्रोटॉन का डिफरेंस बन गया 96 एंड 104। सोचिए, 96 और 104 का डिफरेंस बन गया ना। क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, ग्रेडियंट बनने की 3 कहानी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर आ गया, PQ का आ गया। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, द एनर्जी यूज्ड, सर कौन सी एनर्जी यूज, सन की एनर्जी बच्चा, जब डाउनहिल हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ सन की, उसी एनर्जी से हमने PQ को एक्टिवेट किया और प्रोटॉन को पंप करा दिया। फिर मैंने क्या बोला, एक हुआ बच्चा FNR ने 2 प्रोटॉन पकड़े, ग्रेडियंट बन गया, तोड़िए, तोड़ने के लिए कौन है, F0, और ये बच्चा F1 है। जब यहां से 2 प्रोटॉन हिट करेगा, तो जैसे ही हिट करेगा बच्चा, मैं फिर से एक बार क्लियरिटी मैं दे रहा हूं बच्चे, यहाँ पे 2 प्रोटॉन मत लिखिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि व्हेन प्रोटॉन ग्रेडियंट विल ब्रेक, सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी विल फॉर्म। 2 प्रोटॉन बच्चा रिस्पिरेशन में है, कि 2 प्रोटॉन क्रॉस करेगा तो एक एटीपी बनेगा। हाँ, यहाँ पर बच्चे नहीं लिखा एनसीईआरटी में 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, मैं करेक्ट कर रहा अपने आप कि यहाँ पर प्रोटॉन जब क्रॉस करेगा, ग्रेडियंट टूटेगा, तो एनर्जी रिलीज हुआ, उसी से क्या बन जाएंगे, एटीपी बनेगा। कितने प्रोटॉन से एक एटीपी बनेंगे नहीं लिखा एनसीईआरटी में बच्चा, वो रिस्पिरेशन में लिखा है कि 2 प्रोटॉन से एक एटीपी बनता है। क्या आपको समझ में आ गई बातें, मेरे में से क्लियरिटी आपको बन गई है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लाइट रिएक्शन में आपको एक चीजें समझ में आ चुकी है, कोई गड़बड़ वाली बातें नहीं है ना। तो आज हम लोग कम से कम यहाँ तक किया है, तो कहीं ना कहीं बच्चे लाइट रिएक्शन हमने एक तरह से समझ लिया ना। कहीं ना कहीं आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी लगती थी, तो मैंने लाइट रिएक्शन आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ, यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा था। इसको 2 सीरीज में करते हैं, अगले सीरीज में बच्चा कंप्लीट कर दूंगा, ये गारंटेड है, क्योंकि डार्क बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए, उसको कॉन्सेप्चुलाइज करने में थोड़ा बच्चा टाइम लगेगा, थोड़ा आपका भी कंसंट्रेशन चाहिए। तो मैं रिकॉल कर दूं ना 2 मिनट में। मैंने बोला कि आपको फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट चाहिए, प्लांट में आपको ग्रीन पार्ट चाहिए, ग्रीन पार्ट में मेन कौन है, लीफ, लीफ में कौन है बच्चा, मीजोफिल, मीजोफिल में कौन है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट लाइट इंटेंसिटी पे चेंज हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, तो बोलेंगे सर डिवीजन ऑफ लेबर है, लिक्विड पार्ट में होगा डार्क रिएक्शन, और जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वहां होगा लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, एंजाइम होगा रूबिस्को जो ग्लूकोज बनाएगा और अल्टीमेटली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। याद आ रहा है आपको, चलिए। उसके बाद में मैंने आपको सेकंड चीजें बताई कि जो लाइट रिएक्शन वो चलेगा मेम्ब्रेनस पार्ट में। मेम्ब्रेन में कौन है, तो पिगमेंट है। इस ग्रुप ऑफ पिगमेंट को कहते हैं फोटोसिस्टम, जो कि एक वेल अरेंज है
डिस्क्रीट है। इस फोटो सिस्टम में लगभग 400 पिगमेंट है, उनमें से एक पिगमेंट रिएक्शन सेंटर कहलाएगा और बाकी जो 399 प्रोटीन से जुड़े हुए हैं वो बच्चा एलएचसी या एंटीना मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये लाइट को पकड़ेंगे, रिएक्शन सेंटर को देखेंगे। फोटो सिस्टम दो तरह के PS1 और PS2 है ना, तो जाहिर सी बात है PS1 PS2 किस नाम पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी और या ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, डिस्कवरी के बेसिस पे। फिर मैंने यहाँ पर बताया कि देखिए लाइट, कौन से लाइट में फोटोसिस होता है, सबको मालूम है PAR रीजन, विबग्योर रीजन में 400 to 700। 400 आएगा दोनों काम करेंगे, 500 दोनों काम करेंगे, 600 दोनों काम करेंगे। 680 से ज्यादा आया तो PS2 काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी औकात 680 तक पकड़ने की थी। अगर 17 आया तो दोनों काम नहीं करेगा। अब मैंने बोला स्टोमा लैमली पे केवल PS1 है और ग्रैना पे बच्चा PS2 PS1 दोनों है, लेकिन ग्रैना के एप्रेस पे है PS2 और नॉन एप्रेस पे है PS1। फिर मैंने बोला कि सर ये बताइए कि ये जेड स्कीम यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेट नॉन साइक्लिक कैसे होता है, तो मैंने बोला रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल आप बनाओ, लेकिन इनवर्स में बेटा उल्टा में आप एनर्जी का स्केल भी बनाइए और ये डाउनहिल अपहिल बच्चा एनर्जी के स्केल पे रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी ने रिडॉक्स पोटेंशियल बोला है, नीट के एग्जाम में रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल ही बोलिएगा। सबसे पहले 4 फोटोन गिरे, 2 फोटोन PS2 पे, 2 फोटोन PS1 पे साइमल्टेनियसली। 2 फोटोन निकला PS2 से गया FRS में, नहीं नहीं PS2 से गया बच्चा फियोफाइटिन में और PS1 से गया फियो FRS में। अब यहां से वो चलेगा डाउनहिल जर्नी जिसे एनसीईआरटी कहेगा ETS, डाउनहिल में बनेगा ATP। फिर से वहां से डाउनहिल में बनेगा NADPH, यानी दोनों एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है क्योंकि डाउनहिल से बना है, एनर्जी की रिलीज से बना है, इसलिए नाम एसिबिलिटी पावर, जो यूज होगा डार्क रिएक्शन। इसलिए बोला जाता है डार्क रिएक्शन को लाइट से कोई मतलब नहीं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट से मतलब है, यानी ATP और NADPH से मतलब। फिर मैंने आपसे पूछा कि साइक्लिक में क्या PS2 है, नहीं। अगर PS2 नहीं है तो वहां वाटर नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, फोटोलिसिस नहीं होगा, FNR नहीं है, NADPH नहीं बनेगा। तो आप बोलोगे सर साइक्लिक क्यों चलता है, तो मैंने बोला था कि रिक्वायरमेंट ज्यादा किसकी है, ATP की, इसलिए नॉन साइक्लिक के साथ साथ पैरेलल में साइक्लिक भी चलता है। तुम बोलोगे कहाँ चलता है, तो चलता है बच्चा स्टोमा लैमली पे, क्योंकि वहां PS2 नहीं है, FNR एंजाइम नहीं। फिर क्या ग्रैना पे चलता है, हाँ चलता है, लेकिन कब चलता है, जब बियॉन्ड 680 लाइट गिरेगा। फिर बच्चा बोलता है कीमोस्मोटिक बताओ, कीमोस्मोटिक में आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है, ग्रेडियंट को तोड़ के ATP बनता है। ग्रेडियंट बनाने के लिए मेम्ब्रेन पे एक प्रोटॉन पंप चाहिए जो कि कौन है, PQ है, जो लाइट एनर्जी को यूज करके पंप कराएगा। जब वाटर टूटेगा तो वाटर का प्रोटॉन ल्यूमेन में एक्युमुलेट होगा। FNR का साइट किधर है, वो बच्चे स्टोमा की तरफ फेस कर रहा है और वो स्टोमा से 2 प्रोटॉन पकड़ेगा। तो स्टोमा से 2 प्रोटॉन पकड़ने का काम किसने किया, आपके FNR ने। 2 प्रोटॉन को पकड़ के अंदर किसने लाया, PQ ने। और 2 वाटर एक्युमुलेट वाटर के फोटोलिसिस से हो गया। क्या अंदर में प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, इसी ग्रेडियंट को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ATP। मैं फिर से बोल दूं, वाटर जो टूटा है उसका 2 प्रोटॉन को हम बच्चे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि वो NADPH में गया होगा। जब ग्रेडियंट टूटा होगा यही प्रोटॉन वहां चला गया होगा, तो वाटर का जो भी हाइड्रोजन है यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है वो NADPH में जाएगा, यही बाद में जाकर के CO2 को देकर ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर मुझे शेयर कीजिएगा ये आपको कैसे ये लेक्चर्स लगा। अगर आपको ठीक लगा तो हम आगे में कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर को थोड़ा डिटेल से करें क्योंकि आपके पास टाइम है ना। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।